Hi, I welcome you all to our channel Logically. So far, we have discussed these themes on UP special questions, tourism, mineral, agriculture, irrigation, economic and regional disparities, and industrial development. We will move to the theme of art and culture. Before we proceed ahead, I would request you to go back and watch all the previous videos because the logic is very simple. जो भी हम लोगों ने पहले डिस्कस करके रखा हुआ है, जो भी टॉपिक्स हमने कंप्लीट किए हुए हैं, उन्हीं से हम आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उन्हीं से आने वाले क्वेश्चंस को हम लिखेंगे। कुछ भी नया या फिर कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहीं कहीं हो सकता है कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, कुछ नई चीज़ें हो, तो वहाँ पे हमको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है कि हम नया इन्फॉर्मेशन लेकर के आए। लेकिन जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो ऑलरेडी मैं आपको सिखा चुका हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। जब हम आंसर्स को लिखेंगे तो उस प्रोसेस को मैं वापस से रिपीट करूंगा। वहां पे मैं आपको फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप जीएस के फ्रेमवर्क से अपने आंसर लिख सकते हो, किस तरीके से आप एक पॉइंट से अगला पॉइंट जनरेट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने आपको पहले बता रखी हुई हैं। पुराने वीडियोस को देखने से यही हेल्प मिलेगा। अगर आप 1.5x या 2x पे उन वीडियोस को देख लेते हो तो आपको समझ में आने लगेगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे ज़्यादा अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किया जाए। ये जो फ्रेमवर्क का तरीका होता है, चाहे जीएस में सिलेबस वाइज फ्रेमवर्क का तरीका हो जाए, चाहे आपका एक पॉइंट से अगला पॉइंट जनरेट करने का तरीका हो जाए, चाहे हो जाए कि जैसे आपने किसी को एज्यूम कर लिया, कुछ इमेजिन किया और उसके अकॉर्डिंग आपने पॉइंट जनरेट करना चालू कर दिया। जैसे हम लोगों ने एग्रीकल्चर में देखा था कि आप बेसिकली अगर एक फार्म को एज्यूम करते हो, इमेजिन करते हो कि एक फार्म है, फार्मर है, सॉइल है, वाटर है, फर्टिलाइजर है, उसका इनकम है, छोटा लैंड है और इट्स फ्रेगमेंटेड लैंड है कि कंसोलिडेटेड लैंड है। उसी तरीके इंडस्ट्री में भी मैंने आपको ये बताया था कि किस तरीके से आप देख सकते हो कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज होंगी। जो आप डे टू डे प्रोडक्ट यूज करते हो वही इंडस्ट्रीज होंगी। अगर बिस्किट्स आप यूज करते हो तो वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से निकल करके आएगा। अगर आप लेदर की बेल्ट यूज करते हो या लेदर का शूज करते हो तो लेदर इंडस्ट्री या लेदर टैनिंग इंडस्ट्री से निकल करके आएगा। अगर आप कपड़े पहन रहे हो तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से वो निकल करके आ रहा है। आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो तो आप जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, जैसे सैमसंग का प्लांट है नोएडा के अंदर, वहां से आ रहा है वो चीज़। तो इस तरीके से मैंने उन सब चीज़ों को डिस्कस किया था। यूटेंसिल्स यूज कर रहे हो तो भी किसी न किसी के एमएसएमई से बन के आ रहा होगा। तो ये सारे पॉइंट्स हमने वहां पे ये तरीका डिस्कस किया था। इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखा जाए, कैसे आप इंट्रोडक्शन को सोच सकते हो। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर वाले क्वेश्चन में, इरिगेशन के क्वेश्चंस में, ये सारे मेथड्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखे हुए हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जाओ और वापस से उन सारे वीडियोस को देखो। 1.5x या 2x पे देखो, वहां पे आपको कंटेंट भी मिलेगा, प्रोसेस भी मिलेगा और एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए जब आप आंसर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैंने तो कुछ पढ़ा नहीं, मुझे तो आता नहीं है टॉपिक। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई टॉपिक आता नहीं है। आपको आता है, ऑलरेडी आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट है। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ कि आप उसको किस तरीके से यू पुट इट डाउन ऑन द पेपर, ऑन दैट शीट ऑफ द पेपर विच इज बीइंग गिवन इन द एग्जाम। तो उस इंफॉर्मेशन को वहां रखने के लिए कुछ तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं, जिनको आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप को कॉन्फिडेंस बिल्ड होता चला जाएगा। मैं वही आपसे बोलूंगा कि आप वीडियोस को देखो 1.5x या 2x पे, और जो चैनल है हमारा उसको आप जाकर के ज्वाइन करो, लॉजिकल लीप यूपीपीसीएस। वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं एग्जाम से रिलेटेड, आप उसको पूछो, उस डाउट को। ये पीडीएफ भी मैंने उसी चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप वहां जाकर के अपने डाउट्स को भी पूछो। और उसके बाद हम वहां पे भी इंटरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जिससे आने वाले टू मंथ्स 10 डेज 5 डेज के अंदर जितना भी इम्प्रूवमेंट हो सके उतना हम इम्प्रूव कर ले जाएं। अब हम सीधे आते हैं इस टॉपिक के ऊपर, आर्ट एंड कल्चर। पहला क्वेश्चन है, गिव अ ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन। अब जब हम लोगों ने अब जिसने भी पुराने वीडियोस देख रखे हैं उसको ये पता होगा कि हम लोगों ने ऑलरेडी बुंदेलखंड के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं। बुंदेलखंड जो टूरिस्ट सर्किट था, वहां पे हम लोगों ने बुंदेलखंड के कई डिस्ट्रिक्ट्स और उससे एसोसिएटेड जो भी फेमस प्लेसेस है वो देख लिए थे। जब हम लोगों ने बुंदेलखंड में मिनरल्स की बात की तो वहां पे भी पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन, कल्चर में आपका ये रिलीजन भी आ जाएगा, आर्ट भी आ जाएगा, टेम्पल्स वगैरह भी आ जाएंगे, और फोक सॉन्ग्स जो हो जाएंगे वो सब भी आ जाएगा। तो और जो वहाँ का ट्रेडिशन रहा होगा ये सब भी आएगा। तो अगर आपको ये पता है कि कल्चर के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, चाहे वो फोक सॉन्ग हो गया, आला उदल के गाने जो होते हैं, उसके बाद फिर वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वैल्योर ब्रेवरी, इन सब का जो ट्रेडिशन है, बहादुरी का जो ट्रेडिशन वहाँ पे रहा है, और उसके बाद फिर जो वहाँ का मतलब रिलीजन वगैरह, जिस तरीके से जैसे ककरामात सन टेम्पल हो गया, उसके बाद फिर दशावतार टेम्पल हो गया ललितपुर के अंदर, ये सब कुछ कल्चर के अंदर आ जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ का जो आर्किटेक्चर होगा वो भी कल्चर के अंदर आ जाएगा कि किस तरीके का आर्किटेक्चर उन लोगों ने बनाया, बुंदेली आर्किटेक्चर किस तरीके से फेमस है। तो इससे पहले
कि मैं इस क्वेश्चन को मतलब डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करना चालू करें, देखना चालू करें कि इससे रिलेटेड क्या कंटेंट है। मैं एक बार जो हेरिटेज आर्क वाला क्वेश्चन है उसको मैं आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। उससे हेल्प होगी आप लोगों की ये कि जो आप लोगों ने पुराना पढ़ रखा है आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं आने वाले आंसर्स में। तो नॉट हेरिटेज आर्क, बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट का जो क्वेश्चन है वो। हम्म। अब बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट में ये थोड़ा सा वैल्यू एड हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसके बाद फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पे आ गए थे। तो वहां पे बात किया था कल्चरल हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस है एज अ रीजन फॉर बुंदेलखंड। यहाँ पे वही तो पूछ रहा है, कल्चरल वाला पूछ रहा है पार्ट कि आप उसको एक्सप्लेन करो। बाकी चीजें यहाँ पे नहीं पूछ रहा। तो चित्रकूट में हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉर्ड राम के एग्जाइल से रिलेटेड है। तुलसी घाट जो वहाँ पे है, गुप्त गोदावरी है, भरत मिलाप टेम्पल है। ये याद कर लेना आप कि चित्रकूट में ये सारी चीजें हैं। अब यही आंसर आप यहाँ पे भी लिख सकते हो कि दिस इज एसोसिएटेड विद द इंडियन एपिक ऑफ रामायण। तो वहां पे आप लिख सकते हो कि चित्रकूट विद लॉर्ड राम्स एग्जाइल, तुलसी घाट, गुप्त गोदावरी, भरत मिलाप टेम्पल, ये चार डाल दिए। झांसी आप लिख सकते हो। अब कल्चर, हिस्ट्री भी हमारा कल्चर का ही एक पार्ट है कि जो भी चीजें हिस्टोरिकली वहां पे हो रखी हैं। तो जैसे यहाँ पे थोड़ा सा आप कंटेक्चुलाइज कर सकते हो इस चीज को कि हिस्टोरिकली दिस बुंदेलखंड रीजन हैज बीन नोन फॉर दिस वैल्योर एंड ब्रेवरी। द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 इज अ टेस्टिमनी ऑफ दैट। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखते हो। तो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, झांसी फोर्ट, रानी महल, ये झांसी के बारे में हो गया। महोबा, लिविंग एग्जाम्पल ऑफ एंशियंट इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर भी आपका आ गया। ककरमार टेम्पल और सन ककरमार टेम्पल, ककरमार सन टेम्पल ये बेसिकली है। कालिंजर फोर्ट जो आपका है ये ब्रेवरी ऑफ चंदेला डायनेस्टी से रिलेटेड है। और नीलकंठ टेम्पल है यहाँ पे, अपने ग्रैंड स्कल्पचर्स के लिए जाना जाता है। ललितपुर में जैसे आपका देवघर देवघर टेम्पल है। बांदा में आप सहजल स्टोन क्राफ्टमैनशिप के लिए जाना जाता है। ये भी कल्चर का ही एक पार्ट है कि वहां पे किस तरीके का ऑक्यूपेशन जनरली प्रैक्टिस किया जाता था। तो भी कल्चर का पार्ट हो जाता है। जैसे अगर मैं पूछूं कि लखनऊ के कल्चर में क्या चीज़ है, तो आप बोलोगे कि यहाँ के कल्चर में चिकनकारी भी है, क्योंकि यहाँ पे चिकनकारी की प्रैक्टिस बहुत दिनों से होते हुए चली आ रही है। हमीरपुर में गायत्री शक्तिपीठ है, आपका माँ महेश्वरी देवी टेम्पल है। ये रिवीजन करवाने से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ये इसका बेसिक पर्पज ही यही है कि आपके दिमाग में कंटेंट स्टोर हो जाए पूरी तरीके से। तो हमीरपुर के अंदर गायत्री शक्तिपीठ एंड माँ महेश्वरी देवी टेम्पल है, क्योंकि ये प्योर इन्फॉर्मेशन है। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको मान लो वेरियस फैक्टर्स, अब मैंने आपको बता दिया कि कल्चर के अंदर क्या चीजें लिखनी है, क्या फ्रेमवर्क है कल्चर के अंदर, वो मैंने बता दिया आपको कि जो वहाँ का ट्रेडिशन है वैल्यू और ब्रेवरी का, वो लिख दो आप। जो वहाँ का क्राफ्टमैनशिप तो प्रैक्टिस किया जाता है उसके बारे में आपने लिख दिया। उसके बाद फिर जो वहाँ के टेम्पल्स वगैरह है उनके बारे में आपने लिख दिया। एंड देन लेट सपोज कि जैसे कि जो हिस्ट्री से रिलेटेड है झांसी वाला, वो लिख दिया आप लोगों ने। जो इंडियन एपिक से रिलेटेड है वो लिख दिया। लेकिन क्या है ये चीज़ें, ये जानना जरूरी है, वही इन्फॉर्मेशन है। जैसे ट्रेडिशन है वैल्यू और ब्रेवरी का, तो यहाँ पे आला उदल का नाम, आला उदल से रिलेटेड फोक सॉन्ग्स। क्राफ्टमैनशिप का है तो बांदा का सहजल स्टोन हो गया। टेम्पल में आप लिखोगे यहाँ पे ककरमाथ सन टेम्पल हो जाएगा। हिस्ट्री से आप वापस से लिखोगे जाकर के कि चंदेला डायनेस्टी से दशावतार टेम्पल है, गुप्त डायनेस्टी से रिलेटेड है। इंडियन एपिक में आप बताओगे कि रामायण रामायण से किस तरीके से रिलेटेड है। लॉर्ड राम के एग्जाइल से तुलसी घाट, भरत भरत मिलाप टेम्पल, ये सब चीज़ें यहीं पे हैं। जालौन जो है वो कल्पी, जालौन में कल्पी है, इज अ प्रोमिनेंट लोकेशन इन जालौन। बर्थ प्लेस ऑफ वेद व्यास। देवघर में आपका जैन टेम्पल्स है, वहाँ पे एंशियंट आर्किटेक्चर। चरखरी में तो ये जब बुद्धिस्ट ये सॉरी जब ये बेसिकली हमारा बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो वहां पे ये सारी चीजों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब हमारा काम क्या है कि अब हम जो एग्जैक्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर जाएं और वहां पे जाकर के देखें कि किस तरीके से हम इसका आंसर कर सकते हैं। तो ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाला क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था। अब जोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आपने बता दिया सबसे पहले जोग्राफिकल अकाउंट। अब वो क्वेश्चन मैंने रिपीट करवाया एज अ कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चरल सिग्निफिकेंस वहां से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला। अब यहाँ से देखो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है, दोनों का मिक्स एंड मैच करके आपको बेसिकली जा करके एक अच्छा सा आंसर लेकर के आना है। लोकेशन एंड एक्सटेंट, सदर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। जब लोकेशन एंड एक्सटेंट की मैं बात कर रहा हूँ तो आपको ये भी ध्यान आना चाहिए कि जब हम लोगों ने मिनरल वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो वहां पे बताया था कि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन पेनिनसुला में ये है। 7 डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, महोबा।
अब दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस जो है यहाँ पे ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन, ज्योग्राफी के बारे में भी हमको थोड़ा थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। कल्चरल रीजन्स में जो चीजें होनी चाहिए थी वो हम लोगों ने पहले बात कर ली कि कल्चरल सिग्निफिकेंस बुंदेलखंड का क्या है, उसके कल्चर में क्या क्या चीजें आती हैं, कौन से टेम्पल आते हैं, किस तरीके से वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है, जो वहाँ का ट्रेडिशन रहा है, लॉर्ड राम के एग्जाइल से किस तरीके से रिलेटेड है। तो ये कल्चर वाला बात कर लिया हमने। फूड, जो वहाँ का कुजीन है खाने वगैरह का, ज़्यादातर कोर्स ग्रेन्स वहाँ पे प्रेफर करते होंगे लोग खाने के लिए। ये देखो, आप यहाँ से थोड़ा सा आप धीरे धीरे गेस वर्क भी अपना बढ़ा सकते हो कि कोर्स ग्रेन्स वहाँ पे ज़्यादा होते होंगे। ये एग्रीकल्चर जब हम लोगों ने पढ़ा था तभी भी वहाँ पे इस बात को हाईलाइट किया था। लोकेशन एंड एक्सटेंट में आपने बात कर लिया कि 7 डिस्ट्रिक्ट जो हैं वो बुंदेलखंड के अंदर है। झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट एंड महोबा, एंड सम पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न मध्य प्रदेश। Geographical boundaries में यमुना रिवर इन द नॉर्थ, विंध्या हिल्स इन द साउथ एंड मालवा प्लेटू इन द वेस्ट। अब इतना एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, बट इफ यू कैन रिमेंबर दिस देन इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू। कि जो हमारा रीजन है ये बुंदेलखंड रीजन, इसके नॉर्थ में यमुना रिवर है, विंध्या हिल्स जो है इसके साउथ में है, और मालवा प्लेटू इसके वेस्ट में है। टोपोग्राफी की बात करें तो रग्ड ट्रेन्स है, रॉकी आउटक्रॉप्स एंड अनड्यूलेटिंग प्लेट्यूज। तो बेसिकली अगर रग्ड ट्रेन्स एक ही कीवर्ड आपको याद है तो भी बहुत ज़्यादा, इट्स मोर देन इनफ। तो रॉकी ट्रेन इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट्स, अब यहाँ पे आने लगा झांसी फोर्ट, कलिंजर फोर्ट, मार्शल ट्रेडिशंस ऑफ द रीजन। अब आपको समझ में आने लगा होगा कि क्योंकि वहाँ का टेरेन जो है वो रग्ड है, अब किस तरीके से इन दोनों चीज़ों को रिलेट करना है। जोग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन। तो जिस जगह की जैसी ज्योग्राफी होती है उसके कल्चर को उतना ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। जैसे कि अगर कहीं पे फूड बहुत आसानी से अवेलेबल हो तो, और वहाँ पे वॉर वगैरह उतना ज़्यादा ना हुआ हो, तो वहाँ का कल्चर बहुत ज़्यादा साउंड कल्चर होता है। साउंड कल्चर इन द सेंस कि वहाँ के जो सॉन्ग्स वगैरह होते हैं, वहाँ की जो डायलेक्ट होता है। जैसे अगर आप ब्रज में चले जाओगे जो भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, अब वहाँ का जो ब्रज भाषा है, जो ब्रज में एक मतलब कि एक मधुरता है जो वहाँ की भाषा में, वो आपको जब आप पंजाब की तरफ चले जाओगे या अवध रीजन में आओगे तो अवध रीजन में एक सम्मान का भाव दिखेगा, क्योंकि ये भगवान राम से रिलेटेड है। अवधि उस तरीके से बोली जाती है। ब्रज में एक हंसी मजाक वाला भाव दिख जाएगा क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड है वो लैंड। तो जिस जगह का कल्चर जिस तरीके से रहता है, वो वहाँ जो जगह जिस तरीके से मतलब उसका इवोल्यूशन जैसे हुआ रहता है, वो उसके उसके कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। अगर आप पंजाब में चले जाओगे तो देखोगे वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा एक उस फॉर्म में रहते हैं कि जीवन को बहुत खुल के जीना है, जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना है। तो वहाँ के कल्चर में ये कैसे आ गया? क्योंकि वो फ्रंटियर है इंडिया का, वहाँ हमेशा वॉर होता था। अब या तो रोज डर डर के भागो, या तो बहुत ही ब्रेवरी के साथ अपने वॉर, जो भी वॉर हो रहा है उसको फेस करो। तो वहाँ के लोगों में वो चीज़ें ज़्यादा आ गई। उसी तरीके से हरियाणा के कल्चर में वो भी एरिया जो था वॉर प्रोन एरिया था, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा वॉर वगैरह होते थे। तो वहाँ पे भी एक देखते होगे आप कि बहुत ज़्यादा एक स्टिफनेस है वहाँ के कल्चर में। वहीं उत्तर प्रदेश या फिर ये ब्रज वाला रीजन जो है, यहाँ पे ज़्यादा आपको दिखेगा, सहजता दिखेगी, ज़्यादा मधुरता दिखेगी यहाँ पे। अवध में लोग देखेंगे बहुत तरीके से बहुत ज़्यादा सम्मान वगैरह के साथ में बात करते हैं। लखनऊ में जिस तरीके से बोलते हैं कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं, तह नज़ाकत, नफासत, पता नहीं क्या, तहजीब तमीज़ की नगरी है ये। तो जो ये तरीके हैं बोलने के ना, ये उस कल्चर के साथ में इवॉल्व हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वहाँ की जो ज्योग्राफी रहती है उसको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। ज्योग्राफी का मतलब अगर पंजाब की ज्योग्राफी में हम देखें तो वेस्टर्न फ्रंटियर है इंडिया का। फ्रंटियर मतलब वो बॉर्डरिंग रीजन कहाँ पे है वो। उसी तरीके से जब आप उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफी देखते हो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है। ये जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है ये इतना ज़्यादा वॉर प्रोन नहीं रहा है, मतलब अगर कभी रहा भी हो तो उस तरीके से नहीं रहा है जितना वॉर वेस्टर्न इंडिया या फिर नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ इंडिया, उसको जितने वॉर्स फेस करने पड़े हैं। तो इस तरीके से जो एरिया होता है, जो रीजन होता है, वो उसके कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। तो जैसे टोपोग्राफी में बात करें तो रग्ड टेरेन, रॉकी आउटक्रॉप्स एंड अनड्यूलेटिंग प्लेट्यूज। अब ये कीवर्ड्स है जो मैंने कहीं ना कहीं से तो पिक किए हैं। इंटरनेट पे जाओगे, आप सर्च करोगे तो टॉपोग्राफी ऑफ बुंदेलखंड, तो ये आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। अब मुझे ये याद रखना है क्योंकि अगर इन केस अगर इस तरीके से क्वेश्चन दोबारा बनता है तो एक दो कीवर्ड्स तो मुझे ध्यान रहे कम से कम। टॉपोग्राफी ऑफ बुंदेलखंड इज रग्ड टेरेन्स, अनड्यूलेटिंग प्लेट्यूज, बिकॉज आई वांट टू improve माई vocab ऑल्सो विद टाइम। रॉकी टेरेन इन्फ्लुएंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ फोर्ट, जैसे कि झांसी फोर्ट, कलिंजर फोर्ट एंड द मार्शल ट्रेडिशन ऑफ द रीजन। तो क्योंकि टेरेन ही ऐसा है कि वहाँ पे लोगों को बहुत ज़्यादा अपने आप को स्ट्रांग बना करके रखना है, मार्शल ट्रेडिशंस में ज़्यादा माहिर होना है,
तो इसीलिए जो झांसी फोर्ट बना, कलिंजर फोर्ट बना, वो इसी से इंस्पायर्ड था, उसी टेरेन से इंस्पायर्ड था। रिवर एंड वाटर बॉडीज, यमुना, बेतवा, केन, धसन एंड पाहुज, ये 4-5 रिवर्स के नाम है। ये रिवर्स के नाम भी आप यहाँ से याद करते हुए चले जाना, हो सकता है कोई क्वेश्चन रिवर्स के ऊपर आ जाए। राइट द एक्सप्लेन अबाउट द रिवर्स ऑफ बुंदेलखंड। अब एक बार आपको नाम पता है, यमुना, बेतवा, केन, धसन एंड पहुज, ये नाम पता है आपको, तो आप इसके बाद आराम से लिख सकते हो कि दीज रिवर्स आर यूज्ड फॉर इरिगेटिंग द फील्ड्स, आर यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, आर यूज्ड फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेस ऑल्सो, द इंडस्ट्रीज विच आर बीइंग सेट ओवर देयर। उसके बाद फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग is also being promoted in in this region to maintain the water to maintain water availability of water or to enhance the groundwater supply। तो इस तरीके से आप ये रीजंस के बारे में लिख सकते हो। फिर आप बुंदेलखंड के बारे में और लिख सकते हो कि डिस्पाइट हैविंग ऑल दीज रीजंस, द all these rivers, the region is largely very dry and having the terrain is it is having a rugged terrain and undulating plateaus। आप इस तरीके से वहां पे लिख सकते हो, आपके पास पॉइंट्स बनते हुए चले जाएंगे। लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है कि यमुना, बेतवा, केन, धसन एंड पाहुज ये सब रिवर्स वहां पे फ्लो करती हैं, तो आप जनरिक पॉइंट्स को लिख दोगे, आप एग्रीकल्चर का पॉइंट लिख दोगे, आप डैम वगैरह की जैसे माता टीला डैम है उसका पॉइंट लिख दोगे, लेकिन आप ये नहीं लिख पाओगे कि रिवर्स कौन कौन सी हैं। और उसके बिना वो आंसर स्पेसिफिकली बुंदेलखंड का आंसर नहीं हो पाएगा। वो आंसर कहीं इंडिया के किसी भी पार्ट का आंसर हो सकता है, लेकिन बुंदेलखंड का आंसर नहीं होगा अगर आपने उस एरिया में फ्लो होने वाले रिवर्स का नाम नहीं लिखा है तो। रिवर्स आर कल्चरली सिग्निफिकेंट विद मंदाकिनी इन चित्रकूट एसोसिएटेड विद लॉर्ड राम्स एग्जाइल। अब ये मंदाकिनी इसका नाम है वहां के रिवर का। ये मंदाकिनी वो मंदाकिनी नहीं है कि जो उत्तराखंड वगैरह साइड में होती है, ये वहां पे इसका नाम रखा गया मंदाकिनी इन चित्रकूट। ये देखो, एक ज्योग्राफी का पॉइंट हो गया, एक रिवर का नाम, और एक कल्चर का पॉइंट हो गया लॉर्ड राम्स एग्जाइल, लॉर्ड राम्स एग्जाइल। तो ये दोनों को आपस में कोरिलेट कर दिया गया है यहाँ पे। ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ कल्चरल रीजन, बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन। तो आगे से अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन को भी समझने में कभी कभी लोगों को बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है कि ज्योग्राफिकल अकाउंट ऑफ बुंदेलखंड एज अ कल्चरल रीजन क्या लिखेंगे हम। तो ज्योग्राफी ने किस तरीके से वहां की कल्चर को इन्फ्लुएंस किया है, तो जो मंदाकिनी रिवर है उसको एसोसिएट किया जाता है लॉर्ड राम के एग्जाइल के साथ में। एंशियंट स्टेप वेल्स, बावली। अब बावली किस लिए होगा वहां पे, वाटर स्टोरेज के लिए बना होगा। तो ये क्यों वाटर स्टोरेज के लिए बावली आप बनाने की कोशिश, ईस्टर्न यूपी में क्यों नहीं बावली आपको दिखती है, वेस्टर्न यूपी में इस ये बुंदेलखंड वाले रीजन में या फिर जो दिल्ली में भी कुछ कुछ बावलियां देखने को मिल जाती हैं, यहाँ क्यों नहीं देखने को मिलती है? क्योंकि वहाँ का टेरेन ही इस तरीके से कि वहाँ पे वाटर स्टोरेज की जरूरत है। वहाँ की ज्योग्राफी इस तरीके से कि जिसने वहाँ के आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया है। यही मैं आपसे बोलता हूँ कि आर्किटेक्चर, जैसे हम लोगों ने जब पहला क्वेश्चन डिस्कस किया कल्चरल रीजन के बारे में, जो बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट का क्वेश्चन था, तो वहां पे मैंने बताया था कि उसके अंदर आर्किटेक्चर जो होता है किसी भी रीजन का, वो कल्चर का एक पार्ट है। तो एंशियंट स्टेप वेल जो है वो उसके आर्किटेक्चर का पार्ट है क्यों, और ये ज्योग्राफी से इसलिए रिलेटेड है क्योंकि रग्ड टेरेन्स है, अनड्यूलेटिंग प्लेट्यूज हैं, तो उसके वजह से वहां पे वाटर शॉर्टेज रहती है। तो ये हमको बाउलीज बना करके ट्रेडिशनली इनको स्टोर करने का काम करना पड़ता है। क्लाइमेट की बात आ गई यहाँ पे, क्लाइमेट ज्योग्राफी का पार्ट है। और जो किस तरीके की प्रैक्टिसेस हैं, एग्रीगेरियन प्रैक्टिसेस, पेस्टोरल इकोनॉमी है, ये बेसिकली एक कल्चर का पार्ट हो जाता है। जैसे आप अगर गल्फ में जाओगे तो वहां पे तो एग्रीकल्चर होता नहीं है, तो वहां पे जो फूड है उनका, जो वहां पे बेसिकली उनके जो प्रैक्टिसेस हैं, खाने पीने की प्रैक्टिसेस हैं, वो उस कल्चर से इवॉल्व होती हैं, उस रीजन की ज्योग्राफी से निकल करके आई है। तो सेमी एरिड रीजन विद हॉट समर एंड स्कैंट रेनफॉल्स, तो इन्फ्लुएंस एग्रेरियन एंड पेस्टोरल इकोनॉमी। The harsh climate is reflected in folklore and songs and celebrate resilience and community solidarity। ये भी हो गया आपका कि हार्श जो क्लाइमेट है वो कम्युनिटी सॉलिडेरिटी और ये रेजिलियंस को आप भी देखते होगे कि बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ पे लोग मिलजुल के डांस कर रहे हैं, किसी फायर के अराउंड डांस कर रहे हैं, या फिर कभी ऐसे साथ में बैठ करके खाना खा रहे हैं। तो जो भी ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे जरूरत होता है कि कम्युनिटी साथ में रहे, तो वहां पे ही ये चीजें देखने को मिलती हैं कि जो कम्युनिटी सॉलिडेरिटी होती है ये वहां पे सेलिब्रेट होता है। जहां पे सब कुछ है वहां पे तो लोग आपस में एक दूसरे को मारने पीटने पे लगे रहते हैं। तो जहां पे कम चीजें रहती हैं वहीं पे कम्युनिटी सॉलिडेरिटी ज्यादा अच्छे तरीके से उभर करके आती है। फॉरेस्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होगा वहां पे, ये भी आपका ज्योग्राफी का पॉइंट हो गया। उसके बाद फिर ये लिख दिया कि नीम और पीपल जो होते हैं वहां पे रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस है, ये कल्चर का पॉइंट हो गया। तो किस तरीके से ज्योग्राफी कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रही है। क्लाइमेट किस तरीके से वहाँ के बाकी के ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस जैसे कि एग्रीगेरियन इकोनॉमी हो गया, पेस्टोरल इकोनॉमी, उसको इन्फ्लुएंस कर रही है। क्लाइमेट वहाँ का किस तरीके से उसके फॉकलोर को, रेजिलियंस को सेलिब्रेट करना, कम्युनिटी सॉलिडेरिटी को बढ़ावा देता है, इसको इम्पैक्ट कर रहा है।
आर्किटेक्चर में किस तरीके से आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड है। स्कैंट रेनफॉल्स है तो बावली बनाने की बहुत जरूरत पड़ जाती है। रिवर एंड वाटर बॉडीज किस तरीके से, एक ज्योग्राफी का पॉइंट हो गया। मंदाकिनी लॉर्ड राम के एग्जाइल से रिलेटेड है, ये कल्चर का पॉइंट हो गया। टोपोग्राफी में भी आप लोगों ने देख लिया कि जो रग टेरेन से उसके वजह से इंस्पायर होकर के झांसी फोर्ट बना, कलिंजर फोर्ट बना, ये भी आपका इससे रिलेटेड हो गया। एक ज्योग्राफी का पॉइंट हो गया और कल्चर से रिलेट कर दिया। रिवर एंड वाटर बॉडीज ज्योग्राफी का पॉइंट, कल्चर से रिलेट कर दिया। एंशियंट डिस्टर्बेंस बाउली, उसको भी आपने वो आर्किटेक्चर हेरिटेज से रिलेट कर दिया। क्लाइमेट को रिलेट कर दिया, सेलिब्रेट रेजिलियंस एंड कम्युनिटी सॉलिडेरिटी। फॉरेस्ट को रिलेट कर दिया, नीम एंड पीपल होल्डिंग रिलीजियस एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। उसको फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वहाँ पे, माधव नेशनल पार्क, प्रिजर्व लोकल फ्लोरा एंड फाना। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि एक ज्योग्राफी वाले पॉइंट्स हम डिस्कस करते चले गए और उनको कल्चर वगैरह से रिलेट भी कर दिया हम लोगों ने। उसको फिर एक सेकंड हेडर भी मैंने यहाँ पे बना दिया था, बेसिकली अपने खुद के लिए बनाया था, ताकि अगर इन केस मान लो ये चीजें जैसे मैं लिख रहा हूँ और ये क्वेश्चन आ जाए, अगर 8 नंबर में आता तो इतना तो मोर देन इनफ हो गया। इन केस अगर ये 12 नंबर में क्वेश्चन आता तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 2 हेड्स बनाऊंगा और दोनों हेड के अंदर लिखता हुआ चला जाऊंगा। यही आपको होशियारी दिखानी है। अगर 12 नंबर में पूछ लिया तो मैं 2 हेड बना करके आंसर कर दूंगा। अगर ये 8 ही नंबर में पूछता तो मैं सीधा यहाँ पे लिख देता जो पहला वाला पॉइंट लिखा मैंने। तो एक तरीके से मेरा रिवीजन भी हो जाएगा इससे, और दूसरा ये भी होगा कि मतलब मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि 12 नंबर के क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पे मैंने जितने भी आंसर्स लिखे हैं एक्सेप्ट फर्स्ट फ्यू आंसर्स, वो सारे 12 नंबर को ही ध्यान में रख करके लिखा है। जहां पे मुझे जरूरत पड़ा वहां पे मैं सिग्निफिकेंस वगैरह बना करके, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, वे फॉरवर्ड, ये सब ऐड करके उसको 3 पेज में लेके ही जाता हूँ। ये कोशिश रहती है कि मैं मैक्स मतलब जो सबसे वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो हो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखूं। तो हिस्टोरिकल एंड आर्किटेक्चरल हेरिटेज, आर्किटेक्चर, अब मैं इसको रिपीट करने वाला नहीं हूँ क्योंकि आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सारी चीजें किस तरीके से। रिलीजियस सिग्निफिकेंस चित्रकूट का है। लैंग्वेज एंड फोकलोर जो है, रीजनल लैंग्वेज इज बुंदेली, डायलेक्ट ऑफ हिंदी। फोक टेल्स आला उदल के हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट जो है स्टोन कार्विंग। उसके बाद फिर फेस्टिवल एंड फेयर्स जैसे हो जाएंगे, कलिंजर फोर्ट फेयर। कल्चरल आइडेंटिटी एंड वैल्यूर, अब ये सब चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी हैं तो इसको रिपीट करने का कोई मतलब बनता नहीं है। आप अगर एग्जाम में ये 12 नंबर में पूछा जाता तो एक ऐसा हेडर बनाना, हेडर के नीचे ये सारी चीजें लिख देना जो हम लोगों ने बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट में पढ़ा था। बाकी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद फिर देखो इसका कंक्लूजन कितना अच्छा लिखा। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, लिंकिंग केन वेतवा, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड रिवाइवल ऑफ बुंदेली डायलेक्ट। ये कुछ नहीं है, ये समरी है जितना हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाले से, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट ऐसे पूछा गया था। लिंकिंग केन बेतवा, प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड रिवाइवल ऑफ बुंदेली डायलेक्ट आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट स्टेप्स टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी एंड प्रॉस्पेरिटी एंड द प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस रीजन। तो ये बेसिकली जो लास्ट के हम लोगों ने क्वेश्चंस को डिस्कस कर रखा उसी का एक समराइज वर्जन लिख दिया मैंने कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर हो जाए, केन बेतवा का जो लिंकिंग है उसको, फिर केन बेतवा लिंकिंग के ऊपर एक हो सकता है आगे चल के एक सेपरेट क्वेश्चन आ जाए। प्रमोशन ऑफ टूरिज्म एंड रिवाइवल ऑफ बुंदेली डायलेक्ट आर सम ऑफ द प्रोमिनेंट स्टेप्स टू ब्रिंग बैक द ग्लोरी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस इन दिस रीजन। तो दिस इज हाउ यू राइट योर कंक्लूजन। अब यहाँ से कंक्लूजन भी आपको समझ में आने लगा होगा कि हमको कैसे लिखना है। कंक्लूजन के लिए कोई अलग से ऐसे टेम्पलेट प्रिपेयर करके बार बार नहीं रखना है आपको। कंक्लूजन आप खुद से सोच सकते हो, खुद से बना सकते हो और लिख सकते हो। जितने भी हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए अभी तक, जितने थीम्स हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, उनके थ्रू आप बहुत ही अच्छा कंक्लूजन बना सकते हो। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन द एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में क्या क्या चीजें होती होंगी। फायर एल्टर्स होंगे जो जिसमें यज्ञ वगैरह, यज्ञ जिसको बोलते हैं वो होता होगा। अब एंशियंट इंडिया की बात कर रखी होगी तो कहीं ना कहीं भगवान राम से या भगवान राम से रिलेटेड होगा क्योंकि ये रीजन जो है ये ईस्टर्न यूपी या पूर्वांचल के साइड में आ जाता है। उसके बाद फिर जो कुंभ का फेस्टिवल हो रहा है वो तो है ही है। अब थोड़ा बहुत मेडिवल में भी अगर आकर के 1-2 पॉइंट लास्ट में लिख देते हो हर्षवर्धन से रिलेटेड तो भी चल जाएगा वहां पे। उसके बाद प्रयाग प्रशस्ति, वो तो समुद्रगुप्त के टाइम का है, वो भी आपका जो एंशियंट है और मतलब मेडिवल से पहले का ही टाइम है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट्स यहाँ पे मिलते हुए चले जाएंगे। लेकिन प्रयागराज, अब इतने अगर मान लो 8 से 9 पॉइंट लिखने हो तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो यहाँ पे। लेकिन इन केस, क्योंकि जैसे आप संगम की बात लिखोगे, महाकुंभ की बात लिखोगे, 2-3 पॉइंट तो वहीं से बनते हुए चले जाएंगे आपके। लेकिन अगर इन केस मान लो थोड़े 10-12 पॉइंट लिखने हैं या कुछ स्पेसिफिक चीजें लिखनी है तो यहाँ पे हमको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ कुछ चीजें हमको पहले से पढ़ के रखना पड़ेगा। हवेबाजी में ये सारी चीजें नहीं हो सकती एग्जैक्टली।
सिंपल सा मैंने इंट्रोडक्शन बनाया। एट द कन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड मिथिकल सरस्वती लाइज द एंशिएंट सिटी ऑफ प्रयागराज। सीधा कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशिएंट इंडिया, रिलीजियस सिग्निफिकेंस है। अब कोई भी ऐसा सिटी होगा, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, ये सब वेदों में मेंशन होंगे। अगली बार यहाँ पे क्वेश्चन घुमा करके पूछे डिस्क्राइब द कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ अयोध्या, या फिर डिस्क्राइब द कल्चर सिग्निफिकेंस ऑफ वाराणसी इन एंशियंट इंडिया, तो भी आप यही सारे पॉइंट्स आप लेकर के आओगे। पहली बात तो ये हो गया कैसे इसको एक जेनरिक फ्रेमवर्क में भी इस आंसर को देखना है कि किसी भी और क्वेश्चन का आंसर पूछे तो हम आंसर लिखने के लिए, किसी भी और क्वेश्चन, कोई भी और क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका आंसर लिखने के लिए हम रेडी रहे। चाहे यहाँ पे सिटी का नाम चेंज कर दिया जाए, चाहे प्रयागराज की जगह वाराणसी का नाम लिख दिया जाए या अयोध्या का नाम लिख दिया जाए। दूसरी बात, प्रयागराज में इस वक्त महाकुंभ हुआ है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से समझना। मुझे कोशिश करनी थी कि इसके लिए एक सेकंड वीडियो लेकर के आता, लेकिन जिन्होंने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, आई कैन गारंटी यू दैट यू आर गोइंग टू टेक इनॉर्मस बेनिफिट्स आउट ऑफ दिस। अगर ये पेपर में आंसर आ गया, क्वेश्चन आ गया, तो आपसे अच्छा आंसर कोई नहीं लिख करके आएगा। रिलीजियस सिग्निफिकेंस में आप क्या लिखोगे कि ऋग्वेद और अथर्ववेद में इसका मेंशन है। जो लोग आते हैं यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए आते हैं, तीर्थराज बोला जाता है, तीर्थराज प्रयाग, जिसने भी सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जिसमें राम लिया अवतार, उसके पहले ऐसे एक बेसिकली एक कोई 2 लाइन का कपलेट था जो बचपन में हम लोगों को सिखाया जाता है, जिसमें तीर्थराज प्रयाग का नाम लिया, तीर्थराज प्रयाग बोला जाता है। तीर्थराज का मतलब द किंग ऑफ पिलग्रिम साइट्स। तो किंग ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स, इट इज बिलीव टेकिंग डीप एट द संगम एब्सॉल्व्स सिंस। तो वही पाप धोने के लिए लोग संगम में जाते हैं। अब लिखना होगा तो लिखना, अदरवाइज आप वैसे ही लिख सकते हो, बिकॉज दिस इज अ ट्रेडिशनल बिलीफ। मोक्ष वगैरह यहाँ से मिलता है। एंशियंट बिलीव्स भी बहुत ज्यादा इससे रिलेटेड है। क्या रिलेटेड है एंशियंट बिलीव्स? इट इज बिलीव दैट लॉर्ड ब्रह्मा परफॉर्म द परीक्षित यज्ञ हेयर, परीक्षित यज्ञ हेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्रयागराज। तो ये माना जाता है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे परीक्षित यज्ञ जो होता है, कोई परीक्षित यज्ञ करके होता है, वो यहाँ पे किया था। कुंभ मेला, इसके मैं मतलब बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिटेल में बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन कुछ कुछ चीजें, क्योंकि इतना बड़ा पॉइंट लिखने का रीजन यही है। कुंभ की इंपॉर्टेंस ही अपने आप में इस बार बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। कुंभ डेट्स बैक टू सेंचुरीज, वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड। कुंभ फाइंड इट्स मेंशन इन स्कंद पुराण एंड पद्म पुराण। ये दोनों नाम याद कर लेना आप, स्कंद पुराण और पद्म पुराण में कुंभ के बारे में बात की गई है। और डेट्स बैक टू सेंचुरीज, लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड। तो एक पॉइंट हो गया डेट्स बैक टू सेंचुरीज, दूसरा पॉइंट ये हो गया लार्जेस्ट गैदरिंग इन द वर्ल्ड, तीसरा पॉइंट ये हो गया कि फाइंड इट्स मेंशन इन स्कंद पुराण एंड पद्म पुराण। 3 पॉइंट्स मैंने बता दिए ऑलरेडी, सिर्फ और सिर्फ कुंभ से रिलेटेड। प्रयागराज इज मेंशन एज अ साइट ऑफ अमृत कुंभ। चौथा पॉइंट ये हो गया कि अमृत कुंभ के बारे में, जहां पे नेक्टर ड्रॉप, जब चर्निंग ऑफ द ओशन हो रहा था तो वहां पे एक नेक्टर ड्रॉप गिरा था। 4 पॉइंट्स यहाँ पे कुंभ से रिलेटेड है। कुंभ के ऊपर अगर सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है तो ये 4 पॉइंट्स आप लिख करके आ सकते हो। एक, ट्रेडिशन ऑफ द कुंभ डेट्स बैक टू सेंचुरी। दूसरा, लार्जेस्ट गैदरिंग इन दिस वर्ल्ड। तीसरा, ये स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मेंशन्ड है। चौथा, प्रयागराज इज मेंशन्ड एज अ साइट ऑफ अमृत कुंभ। उसके बाद फिर जहाँ पे नेक्टर ड्रॉप गिरा था। 4 पॉइंट सिर्फ और सिर्फ कुंभ से रिलेटेड बनाए हैं, इसीलिए इतना बड़ा पॉइंट लिखा था, ताकि अगर कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा कुंभ के ऊपर आ जाए तो बाकी के पॉइंट्स मैं लिख करके आऊंगा कि प्रयागराज इज मेंशन्ड इन द एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ अथर्ववेद, ऋग्वेद, it is being called as a Tirthraj, as a king of pilgrimage sites एंड एब्सॉल्व सिंस, मोक्ष वगैरह मिलता है। एंशिएंट बिलीव्स भी यहाँ से रिलेटेड है। परीक्षित यज्ञ यहाँ पे किया था ब्रह्मा जी ने। तो ये सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, लेकिन कुंभ से रिलेटेड मैंने 4 पॉइंट्स यहाँ पे अकेले अकेले बना करके रखा हुआ कि अगर कुंभ के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो ये पहले ये 4 पॉइंट्स लिखूंगा कि स्कंद पुराण और पद्म पुराण में मेंशन्ड है, लार्जेस्ट गैदरिंग होती है, डेट्स बैक टू सेंचुरीज है, नेक्टर ड्रॉप यहाँ पे गिरा था। उसके बाद बाकी के पॉइंट्स लिखूंगा कि ब्रह्मा जी ने परीक्षित यज्ञ किया था यहाँ पे, और जो कुछ भी उसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया। तो एजुकेशन एंड फिलोसॉफिकल सेंटर, ये तो हर किसी को पता है कि सरस्वती जी से रिलेटेड इसीलिए ही है यहाँ पे। तो वैदिक टीचिंग्स यहाँ पे होती थी। आप कोई भी एंशियंट इंडियन सिटी उठा करके देख लो, चाहे वो बनारस हो चाहे अयोध्या हो, वहाँ पे वैदिक टीचिंग्स तो जरूर जरूर होती होंगी। मेंशन इन द एंशियंट टेक्स्ट, तो रामायण में भी मेंशन है, महाभारत में भी मेंशन है प्रयाग के नाम से। इट वॉज एसोसिएटेड विद सेजेस लाइक भारद्वाज और दुर्वासा। अब भारद्वाज और दुर्वासा ऋषि का नाम आप सबको पता होगा, ये कितना ज्यादा गुस्सा हो जाते होंगे जिन्होंने भी एंशियंट इंडियन एपिक्स कभी भी रामायण महाभारत टीवी पे देख रखा है, या फिर कोविड के टाइम पे भी अगर देखा होगा तो दुर्वासा जी को देखा ही होगा। ही यूज टू गेट एंग्री वेरी सून। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस भी है, लॉर्ड राम मेट भारद्वाज ऋषि इन प्रयागराज, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा आपको स्पिरिचुअल टच भी दे करके जाएगा, एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा, अच्छा इसको इतना डिटेल में पता है कि भगवान राम भारद्वाज ऋषि से प्रयाग में ही मिले थे। कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा यमुना एंड सरस्वती सिंबलाइजेस यूनिटी ऑफ विजडम, नॉलेज एंड प्योरिटी। ये तो थोड़ा सा बनाया हुआ पॉइंट हो गया कि ठीक है, इन तीनों को तीनों जहाँ मिलते हैं वहाँ पे विजडम, नॉलेज और प्योरिटी इसको सिंबलाइज करता है। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है, हर्ष
organized a huge gathering in Prague and distributed gifts among its scholars. Ancient visitors, travelers like Humayun Song mentioned Prayagraj in their writing and text. समुद्रगुप्त के बारे में लिख दिया. Harishan Prayag Prasasti mention of Samudra center of pilgrimage and tourist. Even in the ancient times, Prayag attracted pilgrims from across the India. अब ये कुछ जेनरिक पॉइंट्स हो गए. जो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, भगवान ब्रह्मा ने परीक्षित यज्ञ यहाँ पे किया था. लॉर्ड राम जो थे वो भारद्वाज ऋषि से यहाँ पे मिले थे. कुंभ मेला जो है वहाँ पे नेक्टर ड्रॉप गिरा था, इसलिए तीर्थराज बोला जाता है, किंग ऑफ पिलग्रिमेज साइट्स. यहाँ पे जाने के बाद लोगों को मोक्ष मिलता है. अथर्ववेद और ऋग्वेद में इसका मेंशन है. ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, स्पेसिफिक चीजें जो प्रयाग के बारे में हमको जानना है. तो रामायण और महाभारत वाला हो गया. स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की हम लोगों ने बात कर ली कि भारद्वाज जी का. अब हाँ, और जो पॉइंट्स आपको याद रहेंगे बड़े आराम से, एक हर्षवर्धन वाला पॉइंट हो गया, हिमेश सॉन्ग का बात हो गया कि प्रयागराज उनकी राइटिंग से मेंशन्ड है. समुद्रगुप्त की बात होगी, हरिशेन एंड प्रयाग प्रशस्ति. उसके बाद फिर सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज एंड टूरिस्ट. 10-11 पॉइंट्स आपको बड़े आराम से मिल गए. 8 नंबर का क्वेश्चन होगा, 10-11 पॉइंट्स यहाँ से आपको मिलेंगे, आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी के क्वेश्चंस को भी देखेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दीज वीडियोज.